बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कृपया प्रिय कहें, आदरणीय न कहें सर। आप मेरे बड़े भ्राता, अ, पिता, तात, बंधु सबके समान हैं। तो मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। और जितने भी हमारे मित्र आज यहाँ लघु कथा के बारे में जानकारी एकत्र करने आए हैं, थोड़ा सा उसको गहराई से समझने के लिए आए हैं, उनका हार्दिक आभार मैं प्रकट करना चाहती हूँ। जैसा कि ओम सर ने कहा, हम हमेशा काव्य पर चर्चा करते आए हैं, काव्य गोष्ठियां करते आए हैं। और इसके लिए जो ये कि नया प्रयास ओम सर ने किया है, उस उसके लिए मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। मैं भी कोई बहुत बड़ी लघु कथा लेखक नहीं हूँ, बहुत कम ही मैंने लिखी हैं, और एक ही पुस्तक आने वाली है। तो फिर हम अब शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये पुनः घोषणा करती हूँ कि इस वैश्विक हिंदी संस्थान के अंतरराष्ट्रीय पटल पर आज हम लघु कथा की परिचर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। तो डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी का तो आभार कि ऐसे महती आवश्यक विषय पर उन्होंने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। उन्होंने खोज के निकाले दो मोती और उन्हें आमंत्रित किया, और हिंदी सेवियों का मार्गदर्शन करने का बीड़ा उठाया। हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी कि हम पहले एक विशेषज्ञ को लघु कथा लेखन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करेंगे, और फिर दूसरे सत्र में दूसरे विशेषज्ञ को सुनेंगे। आशा है इससे आपको लघु कथा के विषय में विस्तार से और समग्र रूप से जानने को मिलेगा। तो आज हमारे साथ दो विद्वान उपस्थित हैं, और मैं आपका उन विद्वानों से परिचय करा दूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आचार्य ओम नीरव जी के विषय में। आचार्य ओम नीरव जी का पूरा नाम ओम प्रकाश मिश्र है, और ये ओम नीरव उनका लेखकीय नाम है। उन्होंने एमएससी रसायन शास्त्र में किया है, एमए दर्शन शास्त्र में भी किया है, बीएड किया है, आईजीडी किया है। और उनका सेवा काल रहा करीब 1971 से लेके 2008 तक, जिसमें उन्होंने प्रवक्ता के पद पे तथा प्रधानाचार्य के पद पर काम किया है। और बहुत सी संस्थाओं के वे संरक्षक और संस्थापक हैं, जैसे कविता लोग, गीतिका लोग, नवगीत लोग, लघु कथा लोग, ई समूह, और अखिल भारतीय कविता लोक सृजन संस्थान लखनऊ के वे अध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रज्ञा लोक सृजन संस्थान मोहम्मदी के भी वे संरक्षक हैं। उनकी बहुत सारी प्रकाशित कृतियां हैं, और मैं उसमें देख देख पा रही हूँ कि उनके जो नाम हैं वे बड़े ही आध्यात्मिक हैं। तो खंड काव्य तुलसी प्रिया, जिसे कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कार भी मिला हुआ है 1994 में। लक्षण ग्रंथ गीतिका दर्पण, खंड काव्य धुंध, निबंध संग्रह कविता की डगर, गीतिका संग्रह गीतांजलि, लघु कथा संग्रह स्वरा। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये लघु कथा संग्रह है। लक्षण ग्रंथ गीतिका बोधिनी, गीत नवगीत संग्रह पांकुरी पांकुरी, समालोचना कृति महाकवि विवेकानंद, छंद संग्रह छंदानंद, लक्षण ग्रंथ छंद विज्ञान, और काव्य संग्रह कोरोना, और लघु कथा संग्रह एक और आया शिलालेख, वैज्ञानिक काव्य संग्रह जय विज्ञान, और संस्मरण कभी कभी। ये सब आदरणीय की प्रकाशित कृतियां हैं। इसके अलावा आदरणीय ने 7 से 8 कृतियों का संपादन भी किया है। शोध परक कार्य में भी आदरणीय दखल रखते हैं। भारतीय सनातनी छंदों की लघु गुरु के आधार पर सरल सुबोध व्याख्या में उनका शोध कार्य है, और इसके अलावा भी अन्य कई शोध कार्य उन्होंने किए हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा खंड काव्य तुलसी प्रिया के लिए अनुशंसा पुरस्कार उन्हें मिला है। दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, सुजानगढ़, भीलवाड़ा, सालासर, हिसार, भोपाल, जबलपुर, सुल्तानपुर, बिजनौर, प्रतापगढ़, लखनऊ, बहुत सारी जगह की साहित्यिक संस्थाओं द्वारा उन्हें 100 से भी अधिक सम्मान मिल चुके हैं। तो आज हमारे इस मंच पर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आचार्य ओम नीरव जी। अब हम आपको आगे मिलवाते हैं हमारे दूसरे वक्ता से, डॉक्टर राम निवास मानव जी से। डॉक्टर राम निवास मानव जी ने हिंदी में एमए किया है, हिंदी में ही पीएचडी की है, और डीलिट की उपाधि भी ग्रहण की है हिंदी में। विभिन्न विभिन्न विधाओं में आदरणीय की 58 महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हैं,
जिनमें शामिल हैं 17 काव्य कृतियां, 8 बाल काव्य काव्य संग्रह, 4 लघु कथा संग्रह, 4 शोध समीक्षात्मक ग्रंथ तथा 10 संपादित पुस्तकें। सर ये नंबर ही इतना बड़ा है 58 कि सुन के खुशी भी होती है, गर्व भी होता है और डर भी लगता है। तो देश विदेश की 70 प्रमुख बोलियों और भाषाओं में विविध रचनाओं का अनुवाद हो चुका है आदरणीय की, और 10 अनुदित अनुदित कृतियां उनके लेखन के ऊपर प्रकाशित हो चुकी हैं। व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एमफिल हेतु 51 बार, उनकी कृतियों पर 51 जो है एमफिल हो चुकी हैं, 22 पीएचडी हो चुके हैं उनके लेखन पर, तथा एक डीलिट के लिए भी एक शोध कार्य उनकी कृतियों पर संपन्न हो चुका है। इनकी अनेकों रचनाएं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, सीएमआर विश्वविद्यालय, बेंगलुरु विश्वविद्यालय और बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य शिक्षा बोर्ड की 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में शामिल हैं। तो कुल मिला के मैं देख पा रही हूँ, मोटा मोटा अगर हिसाब लगाऊं तो 7-8 यूनिवर्सिटीज में आदरणीय की रचनाएं लगी हुई हैं। देश के 1 दर्जन विश्वविद्यालयों द्वारा शोध निर्देशक के रूप में अनुमोदित हैं। एमफिल, पीएचडी और डीलिट के 100 से अधिक शोध छात्रों का उन्होंने कुशल निर्देशन किया है, और अनेक शोध छात्र पीएचडी और डीलिट हेतु पंजीकृत भी हैं। अनेक प्रतिष्ठित सम्मान, पुरस्कार और मानद उपाधियां उन्हें प्राप्त हैं। देश विदेश की 150 संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का 3 दशक से अधिक का उनका अनुभव है। तो हमारे इस मंच पर स्वागत है आपका डॉक्टर रामनिवास मानव जी। धन्यवाद। तो अब आगे हम लघु कथा पे, ओम सर ने कहा कि 3 वक्ता हैं, मैं तो ये मानती हूँ कि 2 ही वक्ता हैं, क्योंकि लेकिन मैं लघु कथा लिख लेती हूँ, छोटी मोटी थोड़ी बहुत लिखी हैं। तो जो मेरी समझ कहती है लघु कथा के बारे में, वो मैं थोड़ा सा एक कहना चाहिए कि प्रस्तावना के रूप में थोड़ा बताना चाहूंगी। उसके बाद हम दोनों विद्वानों से समझेंगे लघु कथा के बारे में। तो अगर मैं मोटा मोटा स्थूल रूप से समझूं तो लघु कथा मुझे बोनसाई के जैसी दिखाई देती है, जिसको हम वृक्षों का वैज्ञानिक रीति से संक्षिप्तीकरण कहते हैं, ऐसी मुझे बोनसाई प्रतीत होती है। लघु कथा को समझने के लिए उसके कलेवर को समझना महती आवश्यक है। उपन्यास, कहानी, नाटक, लघु कथा सभी में कथा तत्व का होना अनिवार्यतः आवश्यक है। जो अंतर उपन्यास व कहानी में है, वही अंतर कहानी और लघु कथा में भी है। उपन्यास किसी और किन्हीं के जीवन का लेखा जोखा है, जिसमें कई मुख्य घटनाएं होती हैं। तो कहानी जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का रोचक विवरण है, और इन दोनों की संरचना में अंतर कथाओं के रूप में जो अंतर कथाएं होती हैं, वो मुख्य धारा को प्रवाह देती हैं। किसी एक क्षण विशेष में घटित अंतर कथा या घटना कभी कभी लघु कथा का रूप ले सकती है। इस कारण से कि वह लघु कथा है, वह कभी अपरिपूर्ण नहीं हो सकती। वह स्वयं में एक संपूर्ण कृति होती है। जैसे एक विशालकाय मूर्ति के स्थान पर छोटी सी प्रतिमा हो, किंतु सभी आवश्यक अंगों के साथ, तभी उसे एक पहचान अथवा नाम दिया जा सकता है। जैसे कि हम सभी कहानी के सभी तत्वों के साथ समाहित छोटे आकार की कथा को लघु कथा कहते हैं। छोटी होते हुए भी लघु कथा में पठनीयता, कथनीयता अथवा रोचकता, उत्सुकता का अभाव नहीं होता। जुगुप्सा, आश्चर्य, व्यंग्य, विवेक, विडंबना आदि किसी भी एक मुख्य भाव या संदेश का निर्वाह करना भी आवश्यक होता है। कम शब्दों के बाद भी इसमें रचनात्मकता भरपूर होती है, बल्कि जो मेरा अनुभव रहा है कि रचनात्मकता की इसमें अधिक जरूरत होती है, क्योंकि आपको कम से कम शब्दों में अधिक और बड़ी बात कहनी होती है। जैसे हम काव्य में हाइकू देखते हैं कि नपे हुए वर्णों में, 17 वर्णों में हाइकू लिखे जाते हैं, तो लघु कथा को आप एक प्रकार से गद्य का हाइकू समझ लीजिए। हिंदी में यह भी उसी प्रकार की एक नई विधा ही है, इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। लघु कथा संवादात्मक भी हो सकती है और विवरणात्मक भी। कम शब्दों में जो झिंझोड़ कर रख दे, तीर सी चुभ जाए, सोचने को विवश कर दे, नया दृष्टिकोण दे जाए, या आंखों के सामने से धुंध हटा दे, वही लघु कथा है।
बिना कहे ही स्थितियों के प्रकटीकरण से पर्दे के पीछे के तथ्य सामने कुछ उभर आए, कुछ इस तरह की कथ्यात्मक रचना हो, तो वह लघु कथा है। इसमें लेखकीय प्रवेश से बचना चाहिए और लंबे काल के उल्लेख से भी बचना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। अनेक बार अनेकों बार एक लघु कथा, उसका अंत जब होता है तो वो अन्य कई लघु कथाओं की जन्मदात्री भी बन जाती है। आइए सूक्ष्म रूप से समझने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं अपने पहले वक्ता आचार्य ओम नीरव जी को। स्वागत है आपका श्रीमान। कृपया हमारे वैश्विक हिंदी संस्थान के सदस्यों व रचनाकारों को लघु कथा के बारे में आप विस्तार से समझाएं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरती लोकेश जी। आपने सूत्रधार के साथ बहुत ही अच्छी प्रस्तावना प्रस्तुत की लघु कथा की, और सच पूछा जाए तो लघु कथा के सभी अंगों को आपने समेट लिया अपने छोटे से वक्तव्य में। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी। तो उनकी उपस्थिति में मेरा बोलना कुछ ऐसे है जैसे मैं उनको सुनने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उनको आमंत्रित करने के लिए किसी को कुछ बोलना चाहिए, तो वो हमारा वक्तव्य जो है समझिए स्वागत वक्तव्य है मानव जी के लिए। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, मैं इसमें आपसे बहुत कुछ सीखना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा आपको। आपसे सुनने का ये उपक्रम है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मतलब कथा के बारे में एक तो हम बताएं, इस मंच की विशेषता है आदरणीय डॉक्टर ओम गुप्त जी ने जो ये मंच संजोया है, चाहे वो मानस पर आधारित श्री रामचरित भवन हो और चाहे ये वैश्विक हिंदी संस्थान हो, तो इसमें बातचीत करने में बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है, इसमें औपचारिकता नहीं होती, कुछ ऐसा लगने लगता है, वो ऐसा एक माहौल बना देते हैं कि लगता है अपने घर में अपने घर के लोगों से, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। तो और वैसा माहौल ही अभी जो प्रस्तावना कर रही थी आदरणीय डॉक्टर आरती लोकेश जी, उन्होंने भी वैसा ही कुछ परिवेश निर्मित किया। तो मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। गुप्त जी को इसके लिए भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने गद्य को इतनी वरीयता दी, और आगे भी उनका कुछ प्रोग्राम है ऐसा कि वो लघु कथाओं के माध्यम से हो सकता है कुछ और भी गद्य की विधाएं लेके आए। तो पद्य की तुलना में वे गद्य को भी सामने लाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो पद्य नहीं लिख सकते, पद्य की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ को आते हैं कुछ को नहीं आते हैं, जबरदस्ती लिखते हैं, गड़बड़ भी हो जाता है। लेकिन गद्य में ऐसे प्रतिबंध नहीं होते हैं। फिर भी गद्य लिखना पद्य से कठिन होता है, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि पद्य में अगर पंक्तियां लय में है, तुकांत मिल रहा है, तो भले ही भाव साधारण हो, लेकिन वो एक रचना कविता की हो ही जाएगी। गद्य में पठनीय गद्य वो तब तक नहीं होगा जब तक उसमें लिखने की कोई विशेष कला न हो, कोई लालित्य न हो, कोई बढ़िया भाव संप्रेषित न किया गया हो, तब तक उस गद्य को हम सम्मान नहीं देते। इसलिए सम्मानित गद्य लिखना बहुत कठिन होता है। और उसी में ये विधा आ गई है लघु कथा। लघु कथा का बहुत लंबा काल नहीं है, थोड़े ही समय से ये प्रकाश में आई है, और ये बहुत तेजी से विकसित हो रही। उसका कारण है कि लोगों के पास समय का अभाव है। उपन्यास पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए, तो उसका संक्षिप्त रूप कहानी है। अब कहानी से भी छोटे लघु रूप में कम समय में आदमी उसी का आनंद ले लेना चाहता है, तो उसके लिए लघु कथा है। लेकिन लघु कथा
कहानी का आनंद तो देती है, कहानी से बढ़कर के कुछ और भी देती, कुछ विशेष आनंद देती। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो कविता में 3 साधन शब्द के प्रयोग किए जाते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उसमें जो व्यंजना है उसका प्रयोग लोक कथा में बहुत अच्छे ढंग से होता है, किया जा रहा है। इस वजह से वो बहुत प्रभावशाली होती है, बहुत भीतर तक, हृदय के भीतर तक उसका प्रभाव होता है, गहराई तक, और चिरकाल तक उसका प्रभाव बना रहता है। जब भी वो याद आती है लोक कथा तो हम उसके आनंद में, उसकी भावभूमि में हम डूब जाते हैं। लोक कथा को अगर हम ये बताना चाहें क्या है तो मेरी समझ में बहुत कठिन होगा, तो उनकी परिभाषा करना बहुत कठिन होता है, और परिभाषा विषय को सीमित भी कर देती है। लोक कथा विकासशील विधा है जो बराबर विकसित हो रही है, और उसमें अनंत संभावनाएं हैं। तो एक परिभाषा में बांध करके हम उन संभावनाओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि लोक कथा को अगर समझना है तो हमें अच्छी लघु कथाएं पढ़नी चाहिए। जिसके मन में इच्छा हो कि लघु कथा क्या है, तो वो क्या है का उत्तर न पढ़े, बल्कि श्रेष्ठ लघु कथाएं अगर वो 10-20 पढ़ डाले तो पढ़ने के बाद उसके मन में एक संप्रत्यय, एक अभिधारणा उत्पन्न हो जाएगी कि ये है लघु कथा। और पूछिए शब्दों में उसी से क्या है तो नहीं बता पाएगा, लेकिन भीतर से उसे अनुभव हो जाएगा कि ये है लघु। तो इसलिए मैं उसको किसी परिभाषा में नहीं बांधूंगा। शब्द जैसा है लघु कथा, छोटी कहानी, तो छोटी कहानी तो है ही है, लेकिन लघु कथा जब लिखा जाता है तो लघु और कथा को स्पेस देके 2 भागों में नहीं लिखा जाता है। लघु और कथा को एक में मिला के एक शब्द बना दिया जाता है। जब एक शब्द बना दिया जाता है तो वो छोटी कहानी से भी कुछ अधिक नई चीज हो जाती, कुछ भिन्न हो जाती। मैं बोलचाल के सामान्य व्यवहार के उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि जैसे एक हल्दी है, एक चूना है, और हल्दी चूना को एक में मिला दीजिए तो एक लाल रंग पैदा हो जाता है। एक अलग, न उसमें हल्दी का रंग दिखाई देता है, न चूने के सफेद, वो लाल रंग का तिलक बन जाता है। तो ऐसे ही लघु और कथा दोनों तत्वों को जब एक में मिला देते हैं तो जो एक शब्द के रूप में लिखी जाती है लघु कथा, वो उसके अंदर लघु भी होता है, कथा भी होती है, और लघु और कथा दोनों से कुछ भिन्न भी होता है। तो आइए हम लघु कथा की परिभाषा न करके उसके लक्षणों को समझने की कोशिश करें। तो पहली बात मैंने बताई कि सबसे बढ़िया होता है उदाहरण। जब आप बढ़िया बढ़िया उदाहरण लघु कथा के पढ़ेंगे तो दिमाग में एक अवधारणा बन जाएगी, ऐसी होती लघु कथा। लेकिन अगर हम लघु कथा लिखना चाहते हैं तो कुछ उसके लक्षणों को समझना होगा, और इसलिए नहीं समझना होगा कि उन लक्षणों में बिल्कुल बंद करके हमें लिखना है। वो लक्षण को एक सांचा नहीं बना के देंगे कि उस सांचा में हम डाल दें तो लघु कथा निकल आए, लेकिन वो लक्षण लघु कथा की विधा को स्वतंत्र भी नहीं होने देंगे कि आप जो कुछ लिख दें वो लघु कथा मान ली जाए। तो एक एक सांचा भी बनाएंगे, लेकिन वो सांचा लचीला होगा, जिसे हर व्यक्ति को अपने ढंग से थोड़ा मरोड़ने की छूट हो, और वो मरोड़ करके उस सांचे को एक नया सांचा का आकार दे देगा, लेकिन मूल रूप में वही बना रहेगा। तो वो मूल रूप जो है कुछ लक्षणों से प्रकट होता है। वैसे तो 3 तत्व लघु कथा के मुख्य माने गए हैं। एक तो है क्षणिकता, कि वो क्षणिक घटना पे आधारित होनी चाहिए। दूसरी है संक्षिप्तता, लघु शब्द का जो प्रयोग हुआ है इतना संक्षेप में बात को कहा जाए कि एक भी शब्द फालतू न हो। और तीक्ष्णता तीसरा तत्व है कि उसका प्रभाव बहुत ही तीक्ष्ण होना चाहिए। जैसे कुछ हल्का सा चुभ जाता है तो आदमी के मुंह से निकल जाता है आ, तो वैसे ही इसमें आह न निकले बल्कि उस तीक्ष्णता से वाह निकल जाए तो समझिए वो लघु कथा। ये 3 तत्व हैं, और जो अलग अलग लक्षण हैं
उनको हम एक एक करके संक्षेप में ले रहे हैं, क्योंकि हमें सुनना है, सुनाना कम है, हमें प्रतीक्षा है मानव जी का वक्तव्य सुनने की। तो उनके लिए एक भूमिका के रूप में हम ये लक्षण आपके आगे रख रहे हैं कि लघु कथा का एक शीर्षक होता है, एक नाम होता है। ये यूं ही नहीं होता है किसी कोई नाम रखती, जैसे हम लोग बच्चों के नाम रखते हैं तो जिसका जो मर्जी हुई रखती, ऐसा नहीं है। लघु कथा का जो शीर्षक होता है उसका भी बड़ा महत्व होता है। वो ऐसा रखा जाता है कि उसके अंदर लघु कथा का भाव सन्निहित हो, लेकिन केवल शीर्षक को पढ़ के ही हम लघु कथा के भाव को न जान जाए। लघु कथा का जो कथ्य है, जो भाव हम संप्रेषित करना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा शीर्षक से ही व्यक्त हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसमें जिज्ञासा भी होनी चाहिए, एक रहस्य भी होना चाहिए, और उस रहस्य को ढोता हुआ शीर्षक अंत तक चलता है। और जब लघु कथा का अंत आ जाता है तब पता चलता है कि इसका शीर्षक ये क्यों रखा गया था। वो शीर्षक सबसे श्रेष्ठ होता है। इसमें मेरे कुछ व्यक्तिगत भी विचार हैं, जो अन्यथा हो तो आप उन्हें न ग्रहण कीजिएगा, जो उचित हो उनको ग्रहण कर लीजिएगा। इसके बाद लघु कथा का जब प्रारंभ करते हैं तो कोई लेख लिखें, कुछ लिखें तो एक प्रस्तावना होती है, किताब में भी भूमिकाएं होती हैं, लेकिन लघु कथा में कोई प्रस्तावना भूमिका नहीं। लघु कथा को इस ढंग से प्रारंभ किया जाता है कि पहले ही वाक्य से एकदम पाठक या श्रोता के अंदर आगे जानने की इच्छा पैदा हो जाए कि अरे अब वो क्या कहना चाहे। इस तरीके का वर्णन उसमें नहीं होता है कि प्रातः काल का समय था, चिड़िया चहचहा रही थी आसमान में लाली थी। इस तरीके का वर्णन उसमें नहीं, अचानक होता है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, मैं तो तुमको भला आदमी समझती। लीजिए, यहाँ से कथा शुरू होगी। अब बहुत कुछ उसके अंदर है जो पाठक सोचने लगता है अब आगे क्या होगा, किससे कह रही है, कौन क्या कर रहा है, आगे जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। ऐसे किसी वाक्य से प्रारंभ किया जाता है लघु कथा का कि वो एकदम जिज्ञासा पैदा, और लंबी प्रस्तावना नहीं होती है। फिर आता है वो कितना लंबे लघु कथा कही जाए। तो इसको किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, और सीमाओं को खुला भी नहीं छोड़ा जा सकता है। सीमाएं हैं भी और नहीं भी है। सामान्यतः छोटी कहानी 1000 शब्दों की मानी जाती है, तो लघु कथा उस सीमा को तो कभी पार न करने पाए, नहीं तो वो फिर छोटी कहानी हो जाएगी। और उससे कम कितनी हो, इतनी भी कम न हो कि उसमें कथात्मकता न रह जाए। कोई 50 शब्दों में कह देता है लघु कथा को, तो क्षणिका न बन जाए। तो विद्वानों ने जो निर्णय लिए हैं और जो हमने लघु कथाओं को पढ़ के अपने मन में धारणा बनाई है, वो ये है कि 150 से 700 शब्दों तक की सीमा में अच्छी लघु कथा लिखी जा सकती है। लेकिन इन सीमाओं को कोई पत्थर की लकीर नहीं माना जाता, मानना चाहिए। ये कोई नियम नहीं है, ये केवल एक संकेत है। अब ज्यादा छोटी करेंगे तो कथात्मकता उसमें नहीं आ पाएगी, और ज्यादा बड़ी करेंगे तो लघुता नहीं रह जाएगी। तो कथात्मकता भी बनी रहे, लघुता भी बनी रहे, और ये दोनों गुण कितने शब्दों में बन सकते हैं, ये रचनाकार के कौशल पर निर्भर करता है। इसको हम ऊपर से थोप नहीं सकते, लेकिन उसे खुला भी नहीं छोड़ सकते कि वो पता चले 2000 शब्दों की लघुता लिख रहा है, या एक 20-25 शब्दों की क्षणिका लिख रहा है। ये भी चला है कि हम तो 2 ही वाक्यों में लिख दिए, लघु कथा कह दिए। उसमें कथात्मकता और लघुता दोनों समाहित हों, और किस कुशल से कहा जाए, ये रचनाकार यानी लघु कथाकार का अपना कौशल होता है। फिर एक बात आती है कालखंड, कितने लंबे समय को समाहित किया जाता है लघु कथा में। तो लघु कथा के बारे में हमने पहले बताया क्षणिकता, वो एक क्षणिक घटना पर लिखी जाती है। उसमें न पीछे का भूतकाल होता है न भविष्यकाल होता है, लेकिन उस क्षणिक घटना के माध्यम से जाने कितना भूतकाल लेखक अपनी कुशलता से समेट लेता है, वाक्यों, वाक्यांशों और संकेतों के द्वारा जाने कितना भविष्यकाल समेट लेता है।
अपने काव्य कौशल के द्वारा, लेकिन सब कुछ इस ढंग से समेटा जाए कि वो सब व्यंजना के रूप में आता रहे और मुख्य रूप से जो कथा है वो एक ही क्षणिक घटना पर आधारित है। कभी कभी हम इसमें वो क्या कहते हैं फ्लैशबैक, या उसकी हिंदी होती है पूर्व दीप्ति, तो पूर्व दीप्ति का प्रयोग करके हम पीछे की बात को कह लेते हैं, लेकिन उसके कहने का भी कौशल। केवल हम पूर्व दीप्ति को मान करके पता चले लंबी कहानी पीछे की जोड़ के और उसमें रख दिए हैं, लेकिन उसका बहुत बढ़िया तारतम्य नहीं बनता। पढ़ने वाले का मन थोड़ा विचलित हो जाता है। मन विचलित नहीं होना चाहिए, वो जुड़ा रहे आपसे। तो दाल में नमक के बराबर के प्रयोग किया जा सकता है, और नहीं तो कालखंड निश्चित रूप से उसका छोटा, मतलब क्षणिक घटना होनी चाहिए, एक क्षण की कुछ घटित हुआ, उसी पर हमने लोककथा लिखी। लेख की प्रवेश की बात अभी आपने की ही है कि लेखक खुद अपनी कोई बात नहीं कहता है। जो संदेश लोककथा के द्वारा संप्रेषित करना होता है, वो संदेश या तो किसी पात्र के द्वारा आता है या किसी के द्वारा नहीं आता है, बल्कि उसकी अभिव्यंजना हो जाती, शब्दों में से कहा नहीं जाता है, लेकिन लोककथा को पढ़ के वह संदेश पाठक के हृदय में अपने आप पहुंच जाता है, जिसको हम कहते हैं व्यंजना या ध्वन्यात्मकता कहते हैं। एक ध्वनि उत्पन्न हो जाती है और शब्दों से व्यक्त किया जाता है, लेकिन शब्दों में सीधे सीधे उसको नहीं कहा जाता। तो इस प्रकार से लेखक अगर अपने आप ही लोककथा के संदेश को बोलने लग जाए, बताने लग जाए, तो वो बोध कथा जैसी हो जाती, वो फिर लोककथा नहीं रह जाती है। लोककथा में एक विशेषता है कि ज्यादा इसमें पटकथाएं, अंतर कथाएं नहीं, वही क्षणिक घटना होती है, तो उसे इर्द गिर्द थोड़ा सा इधर उधर खिसक सकती है, कुछ इधर उधर से समेट ला सकती है घटनाएं, लेकिन उसमें अधिक लघु पट कथाएं नहीं होनी चाहिए, शाखाएं प्रशाखाएं नहीं होनी चाहिए, कोई प्रसंग अनावश्यक बीच में नहीं आना चाहिए, आवश्यक भी नहीं आना चाहिए, प्रसंग नहीं आने चाहिए। वही बताया कि पूर्व दीप्त के रूप में कोई बात आ गई, या कोई वाक्य ऐसा बोल दिया जिससे व्यंजित हो गया कि पूर्व में ऐसा घटा था, बस ऐसे ही होना चाहिए। प्रतीक विधान एक लोककथा का बहुत सुंदर साधन है। जब हम व्यंजना की बार बार बात करते हैं, ध्वन्यात्मकता की बात करते हैं, तो यह प्रतीकों के द्वारा उत्पन्न होता है। कभी कभी लोककथा में हम सामान्य पात्रों के द्वारा नहीं वो बात कराते हैं, बात कहलवाते हैं, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से हम उस ध्वनि को उत्पन्न करते हैं जो वास्तविक संदेश लोककथा का होता है। तो प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इतना अधिक नहीं कि अप्रस्तुत की अधिकता हो जाए या अप्रस्तुत कहीं पाठक से दूर रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतीकों के प्रयोग का अर्थ है हम कथ्य को और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें, न कि उसके प्रभाव को वो प्रतीक कम कर दें और उलझन में डाल दें। वो पाठक अपना थोड़ी देर माथा पकड़े बैठे रहे, इन प्रतीकों का क्या अर्थ है, समझे में नहीं आया, केवल लेखक समझा या बड़े बड़े समीक्षक और विद्वान समझे, तो वो प्रतीक मेरी दृष्टि में बहुत उपयोगी नहीं। लघुता के विषय में तो बात हो ही चुकी है कि इसमें न पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, न दृश्यों का वर्णन होता है। कम से कम शब्दों में लोककथा को ऐसे ढाला जाता है कि अगर उसमें अच्छी लोककथा है, उसमें से एक भी शब्द आप निकाल लीजिए तो खटकने लगेगा। इतने कम शब्दों में कही जाती है कि अब और कम करना उसमें संभव नहीं। अगर हम उसको कुछ कम करते हैं तो कुछ लोककथा में ही कम हो जाएगा, कुछ छूट जाएगा जो हम कहना चाहते। तो बहुत ही नपे तुले शब्दों में, कम से कम शब्दों में हमें अपनी बात कहनी होती है। इसमें कथोपकथन या संवाद शैली का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोककथाएं तो केवल संवाद शैली में होती है, उसमें कुछ बोले नहीं जाता, संवाद शुरू हो जाते हैं और संवाद ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में संवादों के माध्यम से ही सब कुछ व्यक्त कर दिया जाता है। जैसे किसी संवाद में संबोधन के रूप में बोल दिया गया, सुनती हो,
आज अपना मुन्ना क्या कह रहा था, अब स्पष्ट हो गया कि पति पत्नी से कह रहा है, ये भाषा पति ही पत्नी से बोलेगा। तो संवादों में हम ऐसे कौशल से संवाद रखते हैं कि पता चल जाए कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है और परिवेश क्या है। वो सब हम छोटे मोटे शाब्दिक प्रयोगों से व्यक्त कर देते हैं। तो पूरी लोक कथा भी अगर पूरी संवाद शैली में व्यक्त की जाए तो भी बहुत सुंदर और प्रभावशाली होती है। अन्यथा वर्णनात्मक शैली में ही थोड़ा अगर संवाद शैली मिला दी जाए तो लोक कथा बहुत अच्छी होती है। कुशल लेखक संवाद का प्रयोग न करें तो केवल वर्णनात्मक शैली में ही पूरी लोक कथा कह सकते हैं। ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं। मैंने प्रारंभ में कहा है कि मैं जितनी बातें बता रहा हूँ वो लक्षण है, जिनको सुनने के बाद एक धारणा मन में बन जाएगी। कठोर नियम इसमें किसी को नहीं समझना चाहिए। सब कुछ लोक कथाकार के कौशल पर निर्भर करता है, वो कैसा करता है, कितने प्रयोग करता है। कथ्य के रूप में हम क्या कहना चाहते हैं, ये व्यक्ति की अपनी उड़ान होती है, अपनी मानसिक स्थिति होती है, अपनी पहुंच होती है, अपने अनुभव जीवन के होते हैं, अपना ज्ञान होता है, जिसको वो समेट करके अपने कथ्य का चयन करता है और उसको प्रस्तुत करता है। कथ्य सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। कुछ लोक कथाकार आज ऐसे हैं जो जिनका मानना है कि नकारात्मक कथ्य नहीं होना चाहिए, सकारात्मक संदेश ही होना चाहिए। ये उनकी अपनी बात है। और कुछ लोक कथाकार ऐसे हैं, उनका मानना है जब समाज में नकारात्मकता है तो हमारा लोक कथा का संदेश भी नकारात्मक हो सकता है, लेकिन वो नकारात्मक संदेश भी पाठक को जागृत करने का काम करता है, एक जागरण का काम करता है। जब समाज की किसी बुराई को हम अनावृत करते हैं तो उसके पीछे हमारा लक्ष्य समाज को जागृत करना होता है उस बुराई के, तो बुराई के प्रति। इस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के तथ्यों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह मान के नहीं लिखना चाहिए कि हमको तो नकारात्मक लिखना है, अथवा ये मान के कि नहीं हमको तो सकारात्मक लिखना है। ऐसा पहले से पूर्व धारणा नहीं बनानी चाहिए। हमको जो कहना है वो हम कितनी कुशलता से कह सकते हैं, चाहे वो नकारात्मकता से कहें चाहे सकारात्मकता से कहें। तथ्य हर प्रकार का एक अच्छा संदेश ही व्यक्त करेगा, चाहे वो सीधे संदेश व्यक्त करे या विजना से व्यक्त करे। तो मेरा मानना है कि दोनों प्रकार अपनाए जा सकते हैं कथ्य में। बस ये है कि उसके पीछे लोक कथाकार का कौशल क्या है ये वही जानता है। जहां तक भाषा का प्रश्न है तो भाषा का कोई प्रतिबंध नहीं है कि किस भाषा में लोक कथा लिखी जाए, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, गुजराती में, मराठी में, जिसमें चाहे लिख सकते हैं। लेकिन लघु कथा का उद्देश्य है कि पाठक को अपने भाव संप्रेषित करें। तो पाठक को भाव तभी संप्रेषित होंगे जब हम सरल सहज भाषा में लिखेंगे, बोलचाल की भाषा में लिखेंगे, व्यवहारिक भाषा में। अत्यधिक साहित्यिक भाषा में लिखें तो चाहे वो हिंदी हो या कोई अन्य भाषा हो, वो सामान्य पाठक को आंदोलित नहीं कर पाएगी, उसको प्रभावित नहीं कर पाएगी, उस तक हमारा संदेश नहीं पहुंच पाएगा। मेरा मानना है कि लोक कथा की भाषा बहुत क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए कि हम बड़े साहित्यकार लगेंगे अगर क्लिष्ट शब्दों का और संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम बड़े साहित्यकार लगेंगे। बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो साधारण लगेंगे, ऐसा नहीं। और जब कथोपकथन हो तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बोलने वाला जो संवाद बोल रहा है वह कौन है, उसके स्तर से ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। एक देहाती आदमी बोल रहा है तो कैसे बोलेगा, और एक पढ़ा लिखा बोल रहा है तो कैसे बोलेगा, एक उजड़ प्रकृति का आदमी कैसे बोलेगा। तो भाषा उसके अनुकूल भी परिवर्तित होनी चाहिए। भाषा के विषय में इतना मैं अवश्य कहना चाहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह रहता है कि लोक कथा लिखते समय ये न सोचे कि हमें एक लोक कथा लिख डालनी, बल्कि मन में भाव ये भी रखें कि हम हिंदी साहित्य को कुछ दे रहे हैं। इसके लिए वर्तनी का शुद्ध प्रयोग करें, शब्द कठिन ना हो लेकिन वर्तनी का शुद्ध प्रयोग करें। जब हम संवाद लिख रहे हैं तो कहाँ पे हमारे उद्धरण चिन्ह प्रारंभ होंगे और कहाँ उद्धरण चिन्ह हमारा समाप्त होगा, इसका हम ध्यान रखें।
कहाँ पर हमारा पूर्ण विराम होगा, कहाँ अर्ध विराम होगा, कहाँ सामासिक चिन्ह जरूरी है, कहाँ पर वो बिंदु बिंदु यानी डॉट डॉट जरूरी है। इन सबको उचित ढंग से हमें प्रयोग करना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे कि हमारी भाषा भी समृद्ध होगी और पढ़ने वाले तक वो भाव भी ठीक प्रकार से संप्रेषित होगा। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसे क्या कहेंगे, अंतिम बात। तो अंतिम बात है लघु कथा का अंत। सबसे महत्वपूर्ण होता है लघु कथा का अंत, जिस पर मैं अधिक न बात करके मैं हृदय से कह रहा हूं, मैं मानव जी को सुनने के लिए बहुत व्यग्र हूं, इसलिए बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि अंत क्या होता है। लघु कथा हो या कथा या कहानी हो या उपन्यास हो, उसमें एक आरोह होता है और फिर अवरोह होता है, फिर समापन हो जाता है। लघु कथा में आरोह तो सामान्य होता है, जैसे कि अगर एक वक्र खींचा जाए तो हम कहेंगे 45 डिग्री से लगभग उसका आरोह होता है। लेकिन जब अपने शिखर पे पहुंच जाती है, अवरोह होता है, तो लघु कथा की ये विशेषता है, ये मैंने उसको जो अनुभव किया मैं बता रहा हूँ कि शिखर पर पहुंचने के बाद वो अपने अंतिम बिंदु पर जो पहुंचती है, अवरोह होता है, तो अवरोह एक वाक्य में होता है। एक वाक्य में वो सब अवरोह हो जाता है और पूरी कथा स्पष्ट हो जाती, कह के वो चला जाता है। वह अंतिम वाक्य जो होता है वही लघु कथा का अंत होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है और एक बड़ी ही तीक्ष्ण व्यंजना करके चला जाता है। हम यूं कहेंगे एक रहस्य है जो पोटली में संजोए रहता है लेखक, नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी, और पाठक उसको देखता रहता है कि अरे पोटली में क्या है, पोटली में क्या है, पोटली में क्या है। और जब बिल्कुल लघु कथा समापन में आती है तो वो पोटली खोल लेता है कि देखो ये है, ये है, ये है, ये है अंत। और एक और ढंग से देखना चाहें तो जैसे एक बहेलिया होता है, तो बहेलिया धनुष पे तीर को चढ़ाता है और बहुत समय लगा करके लक्ष्य पे संधान करता है, यानी निशाना साधता है। तो लक्ष्य पे संधान करने में काफी समय लग जाता है, वो लघु कथा का आरोह। और जब संधान हो जाता है लक्ष्य पर तो देर नहीं लगती है, जैसे ही चुटकी से तीर छूटा कि वो लक्ष्य से टकराता है और लक्ष्य दे देता जाकर के, वो अंतिम वाक्य संधान होता है। हम रहस्य को छुपाए हुए आगे बढ़ते हैं और संधान करते रहते हैं और अंतिम क्षण पर हम प्रहार कर देते हैं, जैसे कि बहेलिया तीर का प्रहार लक्ष्य पे करता है। जब तीर लक्ष्य पे लगता है तो लक्ष्य की तरफ से एक आवाज आती है आ। और जब लघु कथाकार संधान के बाद में अंत में प्रहार करता है तो आह नहीं निकलती, पढ़ने वाले के मुंह से वाह निकलती है, और वो वाह ही हमारी लघु कथा की उपलब्धि होती है, अंतिम परिणति होती है। ये मैंने कुछ बातें रखी। एक बात और मैं कह लूं अगर अनुमति हो, कि लघु कथा को कोई सीमाओं में इतना बांधना नहीं ठीक है कि उसकी जो और संभावनाएं हैं विकास की वो समाप्त हो। जैसे हमने कहा वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली, कोई एक दो शैली और कोई ले आए और कहे भाई इतने में लघु कथा लिख जाए, ये ठीक मुझे नहीं लगता है। संभावना खुली छोड़ देनी चाहिए और ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, बड़े सफल प्रयोग हुए हैं। आदरणीय योगराज प्रभाकर जी हैं, उन्होंने वो लघु कथा कलश निकालते हैं, लघु कथाओं का संग्रह बड़ा ही प्रयोगात्मक होता है। तो पिछला उन्होंने प्रयोगात्मक निकाला, उसमें विभिन्न नई शैलियों पर मांगी थी लघु कथाएं, और इतनी अच्छी अच्छी शैलियां, इतनी अच्छी अच्छी लघु कथाएं आई कि उससे हमें ये लगा कि लघु कथा का विस्तार अनंत रखना चाहिए, उसे सीमा में नहीं बांधना चाहिए। हम टेलीफोन शैली पे लिखें, हम मोबाइल चैट शैली पे लिखें, हम अखबार शैली पे लिखें, और क्या आत्मालाप शैली पे लिखें, और इसी प्रकार से नई नई बहुत सी शैलियां हम खोजते रहें। लेकिन लक्ष्य हमारा ये रहना चाहिए कि लघु कथा का जो मूल उद्देश्य है लघु
और कथा और लघु और कथा दोनों के सम्मिश्रण से एक चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न करना और चमत्कारी प्रभाव के साथ में अपने संदेश को संप्रेषित करना, ये लघु कथा का लक्ष्य हमारा बना रहे। और सब कुछ सुनने पढ़ने के बाद में जो लघु कथा की अभिधारणा मन में बन जाए उससे लिखना प्रारंभ करें, जो प्रारंभ करना चाहते, प्रयोग पहले न करने लग जाए। जैसे हमने कहा कि छूट होनी चाहिए, तो कोई सोचे लिखना शुरू करे कहे आज छूट, तो सबसे पहले तो इन मानकों के भीतर रह करके लिखना प्रारंभ करे और फिर अपने प्रयोग करे, उसकी प्रतिभा रंग लाएगी, नए नए वो प्रयोग करेगा। जैसे परिंदा आसमान में उड़ता है तो बड़ा ही अनंत आकाश उसके सामने होता है उड़ने के लिए, लेकिन पंखों की चाल एक विशेष कला में होती है, अगर उस कला में चूक हो जाएगी तो वो नीचे गिर पड़ेगा। आसमान में, अनंत आसमान में उड़ने के लिए उसके पंखों की चाल में एक विशिष्ट शिल्प होता है, उस शिल्प को हमें नहीं छोड़ना है, उस शिल्प के साथ, उस कला के साथ हमें अनंत आकाश में लघु कथा के लक्ष्य को लेकर उड़ना है। यही मेरा संदेश है, यही निवेदन है, और आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।